नमस्कार। शिक्षा के अवसरों की समानता का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता पर व महत्व पर प्रकाश डालिए। शैक्षिक अवसरों की समानता विषय पर एक लेख है, लिखिए। शैक्षिक अवसरों की समानता, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। प्राचीन भारतीय समाज का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि शिक्षा उस समय समाज के विशेष वर्गों के लिए सुरक्षित थी। समाज के पिछड़े वर्गों को शिक्षा के ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं था। शूद्र पुत्र एकलव्य एवं शूद्र पुत्र कर्ण उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जो हर प्रकार के योग्य, कुशल व उच्च बुद्धि लब्धि वाले होते हुए भी गुरुओं द्वारा शिक्षा प्राप्त करने से ठुकरा दी गई। यह उदाहरण इस ओर संकेत करता है कि भारतीय समाज ऐसा समाज रहा है जाति, धर्म, लिंग एवं वर्ग विभिन्नता का बोलबाला था। कोठारी शिक्षा आयोग का कथन, यदि हमें एक समाज का निर्माण करना है तो जनता के सभी वर्गों को अवसरों की समानता प्रदान करनी होगी। आज संपूर्ण विश्व में हर ओर समानता की मांग प्रबल हो उठी है। समानता के भेदभाव से ही प्रेरित होकर विश्व में 20वीं शताब्दी के अंतरिम अधिनायक तंत्र, राजतंत्र तथा उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन लगातार तीव्र हो रहा है और यह संघर्ष आज भी उसी रफ्तार से चल रहा है। परिणाम स्वरूप अनेक राष्ट्र स्वतंत्र हुए तथा देशों की जनतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई। प्रजातंत्र की स्थापना से समानता स्थापित करने की दिशा में सुगमता हुई। भारत में भी समानता के लिए आंदोलन होते रहे हैं। इतिहास पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि बौद्ध धर्म के प्रादुर्भाव के साथ साथ व्यक्तियों की समानता का आंदोलन प्रबल रूप से सामने आया, किंतु उसके प्रभाव के साथ ही एक आंदोलन कमजोर होता गया। यह आंदोलन कमजोर होता गया। भक्ति आंदोलन के साथ साथ भारत के अनेक संतों या कबीर, नानक, तुकाराम आदि ने सभी ने समानता पर बल दिया। आधुनिक युग में केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंदरानंद, ज्योतिराव फुले, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके नेताओं प्रोफेसर D.K. कर्वे तथा भीमराव अंबेडकर आदि हरिजन नेताओं ने जाति व्यवस्था के विरुद्ध अथवा जातियों और व्यवस्था और व्यक्तियों की समानता हेतु प्रबल आंदोलन का सूत्रपात किया। इस प्रकार के आंदोलन के फलस्वरूप भारत के संविधान में समानता के सिद्धांत को मान्यता दी गई। अस्पृश्यता को अवांछनीय ही नहीं वरन कठोर दंडनीय अपराध माना गया। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि आज भारतीय समाज की मानवीय एवं सामाजिक मूल्यों पर आधारित सम समाज के रूप में प्रतिष्ठापित करने की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे देश में शैक्षिक अवसरों की समानता संभव हो सके। शैक्षिक अवसरों की समानता का प्रश्न केवल भारत में ही नहीं उठ रहा, अपितु संसार की यह एक मांग एवं विशेषता बन गई है कि यह आवश्यक भी है। भारतीय समाज 3 स्तरों पर वर्गीकृत किया जाता है: जाति एवं धर्म के आधार पर, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर। ये 3 स्तर समाज की प्रगति एवं उन्नति में बाधक तत्व है तथा ये समाज के व्यक्तियों द्वारा थोपे गए तत्व। समाज की प्रगति एवं तथा समानता मूलक समाज की स्थापना में इन्हें मिटाना और हटाना अत्यंत आवश्यक है। यह कार्य शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है। आज सामाजिक परिवर्तन के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता अपरिहार्य है। शिक्षा में समानता एवं शैक्षिक अवसरों की समानता का संकल्प, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन। शिक्षा में समानता अथवा शैक्षिक अवसरों की समानता का सिद्धांत एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांत है, परंतु इसके अर्थ के संबंध में पर्याप्त वैषम्य है। शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ कई प्रकार से तथा विभिन्न समाजशास्त्रियों एवं शिक्षाविदों के दृष्टिकोण से अलग अलग प्रकार से लिया गया जाता है। जैसे एक ही मार्ग पर का अनुसरण करना अथवा एक साथ आगे बढ़ना एवं प्रगति करना। एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार इसका अर्थ शिक्षा में निवेश करना, शैक्षिक सुविधाओं, विद्यालयों के उपकरणों, शिक्षकों की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम आदि के परिचालन द्वारा अधिगम या पहुँच की समानता से लिया जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार शैक्षिक अवसरों की समानता करते शैक्षिक उपलब्धियों अथवा उनसे प्राप्त प्रतिभा लाभों की समानता। शिक्षा समान जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है, मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसी कारण प्रत्येक समाज ने अपना यह कर्तव्य समझा कि समाज के प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध हो। भारतीय संविधान में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण का प्रस्ताव है, जिसके अंतर्गत 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालिका के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। हमारे संविधान में राज्य के नीति सिद्धांतों में 45वें अनुच्छेद में कहा गया कि सभी बच्चे के लिए जब तक वे 45 वर्ष की आयु पूरी नहीं करते निःशुल्क और अपरिहार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का उपक्रम करेगा। इस प्रावधान के अंतर्गत सभी बालक बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने के समान अधिकार एवं अवसर प्राप्त है, चाहे वह किसी जाति, धर्म अथवा समुदाय के हो अथवा किसी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति कैसी भी क्यों न हो। इस अनुच्छेद में शैक्षिक अवसरों की समानता का भाव निहित है। शैक्षिक अवसरों की समानता की संकल्पना में सामाजिक गतिशीलता द्वारा समाज
सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को तीव्र करने का पक्ष महत्वपूर्ण होता है। कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 के अनुसार शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य है अवसरों की समानता प्रदान करना। इसके पीछे पिछड़े दलित वर्ग और व्यक्ति शिक्षा के द्वारा अपनी स्थिति सुधार सके। इसी आयोग ने 10वीं तक समान शिक्षा की इसी आयोग ने 10 तक समान शिक्षा की संस्तुति की और उसके पश्चात उच्च शिक्षा की दशा में आगे होने वाले लोगों के लिए उपक्रमात्मक पाठ्यक्रम एवं शिक्षक छात्रों के लिए ऐसे व्यवसायिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे जो उनकी अभिरुचि एवं योग्यता के अनुकूल शिक्षा द्वारा समतामूलक एवं मानवतामूलक समाज की पुनर्रचना संभवतः परिस्थितियों में शैक्षिक अवसरों की समानता की संकल्पना में ऐसे ही समाज की पुनर्रचना की आकांक्षा निहित है। जैसे शैक्षिक अवसरों की समानता की संकल्पना में भारतीय समाज में व्याप्त विषमताओं एवं असमानताओं के उन्मूलन का उद्देश्य भी अपेक्षित है। शैक्षिक अवसर की समानता की संकल्पना में व्याप्त विभिन्न स्तरों द्वारा उत्पन्न 3 सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन लाकर समतामूलक समाज में पुनर्निर्माण का क्रांतिकारी विचार निहित है। डॉक्टर एस माथुर का कहना है प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर मिले और अपनी अंतर्निहित प्रतिभाओं की सीमा के अंतर्गत इससे लाभान्वित हो। शैक्षिक अवसरों की समानता का प्रश्न सबसे अधिक प्रासंगिक एवं संगत उच्च शिक्षा के स्तर पर प्रतीत होता है। तो उच्च शिक्षा के संदर्भ में शैक्षिक समानता का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसमें उच्च शिक्षा से लाभ उठाने की योग्यता एवं गुण हो तथा समाज में अपना योगदान कर सकता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों का प्रावधान शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता महत्व नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। शिक्षा द्वारा व्यक्ति उच्च स्तर संस्थान तथा आय के योग बन सकता है यदि उसे उचित अन्य व्यक्तियों के समान शैक्षिक अवसर प्राप्त हो। शिक्षा का ध्येय होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने के समान स्तर प्राप्त हो ताकि वो उस सीमा तक उसे लाभ उठा सके जिस सीमा तक लाभ उठाने की क्षमता उसमें है। वो शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। यह एक ऐसे समाज जिसमें समानता और तथा सामाजिक न्याय के आदर्श को प्रमुखता दी जाती है कि स्थापना में सहायक है। जनतंत्र में समस्त नागरिकों के शिक्षित होने पर ही जनतांत्रिक संस्थाओं की सफलता निर्भर करती है। शैक्षिक अवसरों की समानता के अवसर से ही राष्ट्र के विकास को गतिशील बनाया जा सकता है। शिक्षा एक लाभकारी निवेश है जिसका लाभ संपूर्ण समाज व राष्ट्र को मिलता है। शिक्षा के अवसरों की समानता राष्ट्र के समस्त व्यक्तियों में से कुछ विशेष क्षमता प्राप्त व्यक्तियों को प्राप्त करने की ओर होगी। इस प्रकार विशिष्ट योग्यताओं वाले व्यक्ति विशिष्ट व्यवसायों के लिए अधिक संख्या में मिल पाएंगे और समाज को लाभ होगा। शैक्षिक अवसरों की समानता से देश की मानव शक्ति की आवश्यकताओं और कुशल कार्यकर्ताओं की उपलब्धता में घनिष्ठ संबंध विकसित होता है। शैक्षिक अवसरों की समानता सभी को शिक्षित कर सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तीव्र करती है। उपयुक्त कारणों से शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट हो जाते हैं, परंतु ध्यानपूर्वक देखा जाए तो स्पष्ट है कि पूर्ण समानता अनेक कारणों से संभव होकर दुष्कर है, परंतु प्रगतिशील रहना आवश्यक है। शैक्षिक अवसरों की समानता के क्षेत्र एरियाज ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। शैक्षिक अवसरों की समानता के क्षेत्र निम्नलिखित है। पिछड़े वर्गों की शिक्षा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जरायम पेशा जनजाति, खानाबदोश जनजाति, स्त्री शिक्षा, क्षेत्रीय संतुलन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, क्रिमिनल ट्राइब, नोमैडिक ट्राइब, स्त्री शिक्षा, क्षेत्रीय संतुलन, निधन लोगों की शिक्षा, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संतुलन, विकलांगों की शिक्षा, विकसित और अविकसित बालक बालिकाओं की शिक्षा, वुमेन्स एजुकेशन, रीजनल इम्बैलेंस, एजुकेशन फॉर पुअर एंड अर्बन इम्बैलेंस, एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड, एजुकेशन फॉर सेमी डेवलप्ड एंड अनडेवलप्ड बॉयज एंड गर्ल्स। समस्याएं प्रॉब्लम शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करने संबंधी समस्याएं निम्नलिखित हैं। शिक्षा धनी एवं संपन्न व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित होने के कारण विद्यालय व्यवस्था में पृथक्करण की गिनती बनाई जाने लगी है। पृथक्करण जाति, वर्ग, रंग एवं संप्रदाय के आधार तथा जाति संप्रदाय के आधार पर चले जमाने लगा। यही भावना संप्रदाय विशेष द्वारा संचालित या पब्लिक स्कूल के नाम पर चलने वाले विद्यालयों में स्पष्ट परिलक्षित होती है। शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करते समय राज्य सरकारों द्वारा आवश्यकताओं को ध्यान में रख पाने के कारण कुछ स्थान शैक्षिक सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करते समय राज्य सरकारों द्वारा आवश्यकताओं को ध्यान में रख पाने के कारण कुछ स्थान शैक्षिक सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। जिन स्थानों पर शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होती है वहाँ के बालक अधिक लाभान्वित होते हैं तथा जहाँ शैक्षिक सुविधाएं पर्याप्त नहीं है वहाँ के बालक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता की एक प्रमुख समस्या निधनता है। धनी और संपन्न वर्ग के व्यक्ति अपने बालकों को अच्छी शिक्षा किसी भी कीमत पर उपलब्ध कराने में सक्षम रहते हैं, जबकि निर्धन व्यक्ति अपने बालकों
कि शिक्षा का खर्च साधारण विद्यालयों में भी नहीं जुटा पाते, फलतः अधिकांश बालक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ग्रामीण विद्यालयों में समाज एवं सुविधाओं का अभाव रहता है। इस सब अभावग्रस्त विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले बालक आगे की उच्च कक्षाओं में प्रवेश के लिए उन बालकों से जो साधन संपन्न विद्यालयों में से शिक्षा ग्रहण करते हैं शिक्षा ग्रहण करते पिछड़ जाते और शिक्षा से वंचित रह जाते। पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी शैक्षिक अवसरों की समानता में बाधक होती है, क्योंकि यह एक निम्न वर्गीय परिवार अपने बालकों को न तो उचित शैक्षिक वातावरण प्रदान कर सकता है, न ही उन्हें प्रेरणा देने और उनकी शैक्षिक समस्याओं का निदान करने में सक्षम होता है। एक प्रमुख समस्या लिंग भेद है। समाज में लड़कियों की शिक्षा पर लड़कों की अपेक्षा कम ध्यान दिया जाता है। इस कारण बालिकाएं शिक्षा से वंचित रह जाती है। भौगोलिक विषमताओं तथा दूर दराज के आदिवासी जनजाति और घुमक्कड़ जाति के बालकों की शिक्षा की कोई उचित व्यवस्था न होने के कारण ये बालक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। शिक्षा का व्यवसाय उन्मुख होना भी एक समस्या है। शिक्षा ग्रहण कर बालक नौकरी की तलाश में भटकते हैं और उचित रोजगार न मिलने पाने के परिवार के अन्य बालकों पर उनको उनके माता पिता पैतृक धंधे में लगा देते हैं, जिससे उन्हें शैक्षिक अवसर नहीं मिल पाते। मैकाले कौन था? उसके द्वारा प्रस्तुत विवरण पत्र की विशेषताओं संस्तुतियों का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। मैकाले के विवरण पत्र के आधार पर मैकाले का भारतीय शिक्षा व्यवस्था निर्धारित कीजिए। भारतीय शिक्षा को मैकाले के दिन पर एक निबंध लिखिए। पाश्चात्य शिक्षाविद टॉमस बेबिंगटन मैकाले का पूरा नाम टॉमस बेबिंगटन मैकाले था। भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को चलाने का श्रेय मैकाले को जाता है। मैकाले का जन्म 25 अक्टूबर सन 1800 लीसेस्टरशायर में हुआ। इसके पिता जकाली मैकाले थे के कुछ समय तक अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित सियरा लियोन में गवर्नर रह चुके थे। मैकाले को पढ़ाने का शौक था, तब वे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे तक गए। उन्होंने अपनी पढ़ाई में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से की। मैकाले का विवरण पत्र में कॉलेज में 10 जून 1834 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सलाहकार बनकर भारत आया। यह अंग्रेजी का प्रकांड विद्वान था। वह चार्ल्स कर्नाड के विचारों का समर्थक था तथा प्राच्य विद्या को हीन समझता था। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने उसे जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना दिया और उसने कहा कि वह 1813 ईस्वी के आज्ञा पत्र की शिक्षा तथा साहित्यिक प्रसार के संबंध की विस्तार से व्याख्या करें, इस पर कानून की दृष्टि से अपना विचार प्रस्तुत करें। बौद्धिक मैकाले ने 1813 ईस्वी के आज्ञा पत्र के अध्ययनोपरांत फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल के समक्ष प्रस्तुत किया। इस विवरण पत्र को हम मैकाले के विवरण पत्र के नाम से जानते हैं। 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 की व्याख्या मैकाले ने 1813 ईस्वी के आज्ञा पत्र की धारा 44 की व्याख्या निम्नलिखित रूप में की है। 43 की व्याख्या निम्नलिखित रूप में की है। धनराशि के खर्च की मैकाले ने कहा कि 1 लाख रुपये की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वह इस राशि को स्वेच्छानुसार खर्च कर सकती है। साहित्यिक शब्द की व्याख्या मैकाले ने कहा कि साहित्यिक शब्द से तात्पर्य मात्र भारतीय साहित्य और संस्कृत अरबी से नहीं बल्कि अंग्रेजी साहित्य में भी है। भारतीय विद्वान की व्याख्या मैकाले के अनुसार भारतीय विद्वान मुसलमान, मौलवी एवं संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान भी हो जाता है। विवरण पत्र की मुख्य बात है। मैकाले द्वारा प्रस्तुत विवरण पत्र की मुख्य बातों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जा सकता है। अंग्रेजी का समर्थन और उसका गुणगान प्राचीन साहित्य में शिक्षा एवं ज्ञान की शिक्षा को निरर्थक, अनावश्यक और मूर्खतापूर्ण बताया गया। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने योग्य तथा भारतीय शिक्षा को गंवारू एवं तथा विकृत कहा गया। भारतीय विद्वान वे ही हैं जो जॉन लॉक के दर्शन और मिल्टन की कविताओं से पूर्णतः परिचित हैं। कुछ भारतीय विद्वान वही हैं जो लॉक के दर्शन और मिल्टन की कविताओं से पूर्णतः परिचित हैं। उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था की जाए। यह कि सरकार के पास सामान्य लोगों की शिक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त धन का अभाव है। उच्च वर्ग शिक्षित होगा तो निम्न वर्ग के पास शिक्षा स्वतः पहुंच जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति अब आवश्यक है। निस्यंदन सिद्धांत की प्रतिपादन करने के कारण मैकाले द्वारा निस्यंदन सिद्धांत को प्रतिपादित करने के पीछे निम्नलिखित कारण होते हैं। उच्च वर्ग को शिक्षित करके उन्होंने जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व दिया जा सकता है। कंपनी के पास जनसाधारण की शिक्षा के लिए आवश्यक धन नहीं था। उच्च वर्ग
पाश्चात्य आचार विचारों की शिक्षा देकर जनसाधारण को प्रभावित किया जा सके। ऐसे उच्च शिक्षित जो व्यवसाय व्यक्तियों की आवश्यकता थी जो जिन्हें उच्च पदों पर आसीन करके शासन को सुदृढ़ बनाया जा सके। निषेधन सिद्धांत लागू करने का हल। मैकॉले के निषेधन सिद्धांत को क्रियान्वित करने से उच्च शिक्षा के प्रसार में तीव्रता आ गई, लेकिन उच्च वर्गों से छन कर छोड़कर निम्न वर्ग तक नहीं पहुंच सकी। इसका प्रमुख कारण यह था कि जिन व्यक्तियों ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की उनके विचार और आदर्श बदल गए और उनमें श्रेष्ठता की भावना जागी, जिसके कारण वे निम्न वर्ग से संपर्क स्थापित करने में हानि समझने लगे। इस संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था कि अंग्रेजों ने भारत में एक नवीन वर्ग का निर्माण किया जो शासक की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वत्र प्रयत्नशील रहता था। यही कारण है कि निषेधन सिद्धांत जिसके लिए लाया गया था उसका उद्देश्य को प्राप्त करने में पूर्णतः सफल रहा। भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैकॉले का स्थान। प्लेस ऑफ मैकॉले इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। यह सत्य है कि मैकॉले ने भारत में बहुत समय से चली आ रही अस्थिरता को विराम देकर स्थायित्व प्रदान किया। मैकॉले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रतिपादक का श्रेय प्रदान किया जाना चाहिए। कुछ आलोचकों का यह मानना है कि भारत को दासता की जंजीरों से करने के लिए मैकॉले ही उत्तरदायी है, जिसके पक्ष में दिए जाने वाले तर्क निम्नलिखित है। मैकॉले ने भारतीय शिक्षा का अपमान तथा अनादर किया। मैकॉले विदेशी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य सभ्यता को भारत के ऊपर थोपना चाहता था। मैकॉले ने भारतवासियों के धर्म तथा उनकी परंपरागत और संस्कृति को अपमानते हुए अनादरित किया। मैकॉले ने भारतीय धार्मिक एकता को विनिष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैकॉले ने एक नवीन वर्ग का निर्माण किया जिसका दृष्टिकोण भारतीय न होकर पाश्चात्यवादी था। मैकॉले ने शिक्षित वर्ग एवं जनसाधारण के मध्य गहरी खाई खोद दी। भारतीय शिक्षा को मैकॉले की कंट्रीब्यूशन ऑफ मैकॉले टू इंडियन एजुकेशन। जब हम पूर्वाग्रह से मुक्त होकर परिनिरपेक्षतापूर्ण विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि मैकॉले की भारतीय शिक्षा का प्रदर्शक है। दादा भाई नेहरू ने मैकॉले का गुणगान करते हुए कहा था कि मैकॉले भारत की उन्नति चाहता है। उसके विचार प्रवृत्ति थे, उसके द्वारा हमारी संस्कृति पर लगाए आरोपों के लिए हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। भारतीय शिक्षा में मैकॉले के महत्वपूर्ण योगदान को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जा सकता है। मैकॉले ने भारत में राजनीति की जागृति पैदा की। मैकॉले ने ही सर्वप्रथम शिक्षा की आधुनिक रूपरेखा का शिलान्यास किया। अंग्रेजी भाषा के द्वारा भारत में एकता की भावना का तेजी से आविर्भाव हुआ और विभिन्न भाषाभाषी एक दूसरे के करीब आए। मैकॉले ने बड़ी बुद्धिमत्ता तरीके से प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत किया। मैकॉले ने पाश्चात्य भाषा साहित्य और विज्ञान की वकालत करते हुए पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की विशेषता को स्पष्ट करते हुए उससे भारतीयों को परिचित कराने पर जोर दिया, जिससे भारतीय समाज को इसका लाभ मिला। मैकॉले ने शिक्षा के अंतर्गत धार्मिक तटस्थता की नीति अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त विद्यालयों में किसी भी धर्म की शिक्षा न प्रदान की जाए, जिनसे आज भी भारतीय विद्वान प्रासंगिक मानते हैं। मैकॉले ने शिक्षा के अंतर्गत धार्मिक तटस्थता की नीति अपनाने की सलाह देते हुए कहा था कि सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त विद्यालयों में किसी भी धर्म की शिक्षा न दी जाए, जिससे आज भी भारतीय विद्वान प्रासंगिक मानते हैं। मैकॉले के सुझावों को गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मान लिया और भारत की शिक्षा संबंधी नीति की घोषणा की गई। इस प्रकार शिक्षा के लिए निश्चित धनराशि का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए किया जा सकेगा। संस्कृत, अरबी, फारसी की शिक्षा संस्थानों के बंद नहीं किया जाएगा। उनके शिक्षकों के वेतन और शिक्षार्थियों की छात्रवृत्तियों के लिए आर्थिक अनुदान यथावत जारी रहेगा। भविष्य में प्राच्य साहित्य के मुद्रण और प्रकाशन पर कोई खर्च नहीं किया जाएगा। मद 3 से बचने वाली धनराशि को अंग्रेजी साहित्य और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। विवरण पत्र पर आधारित तत्कालीन प्रभाव। इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ बेंट ऑन एजुकेशन। मैकॉले द्वारा प्रस्तुत विवरण पत्र के शिक्षा पर पड़े तत्कालीन प्रभाव को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ होना। मैकॉले विवरण पत्र से प्रभावित होकर गवर्नर विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी माध्यम की यूरोपीय विज्ञान प्रधान शिक्षा नीति की घोषणा की। 1837 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड ऑकलैंड ने फारसी के स्थान पर अंग्रेजी राजकाल की भाषा घोषित की। 1840 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग ने सरकारी नौकरी के लिए अंग्रेजी शिक्षा को आवश्यक बना दिया।
विवरण पत्र पर शिक्षा का दीर्घकालिक प्रभाव, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ मिड टर्म एजुकेशन। मैकॉले के विवरण पत्र के शिक्षा पर भी कितने दीर्घकालिक प्रभाव पड़े। भारत की भौतिक अवनति का मार्ग प्रशस्त हो गया। भारतीय नागरिकों को पाश्चात्य साहित्य में विज्ञान की शिक्षा की जानकारी प्राप्त होने लगी। भारत में सामाजिक जागरूकता का उदय हुआ। भारत में अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व कायम हो गया। बैंटिंग द्वारा विवरण पत्र को स्वीकृति 1835। बैंटिंग्स अप्रूवल ऑफ द मिंट 1835। लॉर्ड बेंटिंक ने मैकॉले के विवरण पत्र से व्यक्त किए गए विचारों का अनुमोदन किया। तदनुपरांत 7 मार्च 1835 को एक विज्ञप्ति प्रोक्लेमेशन द्वारा उसने सरकार की शिक्षा नीति को निम्न शब्दों में घोषित किया: शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धर्म का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए किया जा सकता है। इस विज्ञप्ति ने कंपनी की शिक्षा नीति में सहसा परिवर्तन करके भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नया मोड़ ला दिया। उस दिशा के विषय में जो सरकार सार्वजनिक शिक्षा को देना चाहती थी, निश्चित नीति की प्रथम सरकारी घोषणा थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग का विस्तृत परिचय दीजिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 के उद्देश्यों में संस्तुतियों से सिफारिशों पर प्रकाश डाली। हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमारी माध्यमिक शिक्षा का सबसे निम्न कड़ी है और उससे तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता विवेचन कीजिए। स्वतंत्रता उपरांत किस कमीशन की अध्यक्षता डॉक्टर लक्ष्मी नारायण स्वामी द्वारा की गई? इस कमीशन की संस्तुतियों के बारे में लिखिए। प्राथमिक शिक्षा आयोग 1992 से भारत की स्वतंत्रता की 50 में 1948 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार ने सरकार को यह सुझाव दिया कि उच्च शिक्षा का पुनर्गठन करने हेतु आयोग का गठन किया जाए जो उच्च शिक्षा के विषय में अपने सुझाव दिए। जनवरी 1991 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने अपने सुझाव को पुनः दोहराया। बोर्ड के सुझाव को मानकर सरकार ने 23 सितंबर 1992 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियार थे, जो विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य भी रह चुके थे। इस आयोग के नाम पर माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियार आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आयोग के सदस्य एवं कार्य क्षेत्र ऑब्जेक्टिव्स एंड वर्किंग एरिया ऑफ द कमीशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियार आयोग 1992 में कार्य क्षेत्र में उद्देश्य निम्नलिखित है: माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यक्रम शिक्षण स्तर एवं उद्देश्यों का अध्ययन करके उनमें सुधार के लिए सुझाव देना, भारत की माध्यमिक शिक्षा के संगठन एवं प्रशासन का अध्ययन करके उसमें सुधार के लिए सुझाव देना, माध्यमिक स्तर पर छात्र अनुशासनहीनता के कारणों का पता लगाना, उसमें सुधार के लिए सुझाव देना, माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को वेतन तथा वेतन सेवा दशाओं के विषय में सुझाव देना, माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देना, माध्यमिक शिक्षा में व्याप्त समस्याओं का पता लगाना, उसमें सुधार के लिए सुझाव देना, माध्यमिक स्कूलों के विषयों के संदर्भ में आवश्यक सुझाव देना। आयोग का प्रतिवेदन रिपोर्ट ऑफ द कमीशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का अध्ययन करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की, उसे माध्यमिक शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों के पास भेजा। इन प्रश्नावलियों के माध्यम से जो सुझाव प्राप्त थे उनका अध्ययन करने के साथ आयोग ने तत्कालीन भारतीय माध्यमिक शिक्षा के विषय में प्रत्यक्षता गहनता से अध्ययन किया। तदुपरांत विचार विमर्श कर अपनी रिपोर्ट तैयार पश्चात इस रिपोर्ट को 29 अगस्त 1953 को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह 244 पृष्ठों का विस्तृत दस्तावेज था तथा 15 अध्यायों में विभाजित था। आयोग की सिफारिशें, संस्तुति एवं सुझाव, सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सर्वप्रथम माध्यमिक शिक्षा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया तथा संपूर्ण माध्यमिक शिक्षा को सार्थक बनाने हेतु उसके प्रत्येक पहलू के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए, जो इस प्रकार हैं। माध्यमिक शिक्षा के दोष, डिमेरिट्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अनुभव किया कि माध्यमिक शिक्षा में निम्नलिखित दोष विद्यमान है। माध्यमिक शिक्षा पुस्तकीय और छात्रों का संपूर्ण विकास नहीं करती। माध्यमिक शिक्षा एकांगी या छात्रों की केवल उच्च शिक्षा के लिए तैयार करती। माध्यमिक शिक्षा के छात्रों में अच्छे नागरिक गुण, अनुशासन, सहयोग, नैतिकता एवं नैतिक आदि का विकास नहीं करती। माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यापक नहीं है, इससे अपने छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन नहीं कर सके। माध्यमिक स्तर पर उच्चतम शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं हो रहा।
आज अब अंग्रेजी अभी भी पाठ्यक्रम का अनिवार्य विषय बनी हुई है। कुछ प्रांतों में अंग्रेजी भाषा अभी भी शिक्षा का माध्यम बनी हुई है। माध्यमिक शिक्षा छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान नहीं कर पा रही। माध्यमिक स्तर पर योग्य व प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था नहीं। माध्यमिक स्तर पर दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली है जिससे छात्रों का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भारत की नीतियों को ध्यान में रखकर माध्यमिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए। छात्रों के व्यक्तित्व का विकास। माध्यमिक शिक्षा आयोग का उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास करना न होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करके छात्र अपने वास्तविक जीवन में प्रवेश कर सके। इसके लिए छात्रों को औद्योगिक और व्यावसायिक विषयों की शिक्षा दी जाए जिससे यह छात्र सफल व्यवसायी बनकर देश का आर्थिक विकास करने में सहायक सिद्ध हो। कुशल नागरिकता का विकास। आयोग का एक अन्य उद्देश्य छात्रों में कुशल नागरिकता का विकास करना था। आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा इस प्रकार की हो जिससे छात्रों में राष्ट्र प्रेम, अनुशासन, सहयोग, भेदभाव को अस्वीकार करके भेद विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति तथा सांप्रदायिकता से दूर रहने की भावना का विकास हो। चूँकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र इसलिए अच्छे नागरिक का निर्माण करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। व्यावसायिकता का विकास। माध्यमिक शिक्षा का चौथा उद्देश्य छात्रों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना है ताकि माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करके छात्र अपने वास्तविक जीवन में प्रवेश कर सके। इसलिए छात्रों को औद्योगिक और व्यावसायिक विषयों की शिक्षा दी जाए जिससे छात्र सफल व्यावसायिक बनकर देश का आर्थिक विकास करने में सहायक सिद्ध हो। नेतृत्व का विकास। माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की हो जिससे छात्रों के नेतृत्व करने की कला का विकास हो ताकि वो छात्र भविष्य में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व ग्रहण करके उपयुक्त संचालन करने में सक्षम हो। माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन संबंधी में कुछ सुझाव दिया। जिन राज्यों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना नहीं है उन राज्यों में अति शीघ्र इनका गठन किया जाए। प्रत्येक प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाए। तकनीकी शिक्षा के संबंध में तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। समय समय पर माध्यमिक स्कूलों का निरीक्षण कराया जाए। निरीक्षणकर्ता कर विद्यालयों की कमियों को दूर करने के सुझाव देते उनमें सुझावों का अनुसरण भी कराए। माध्यमिक शिक्षा के सहयोग के लिए दी जाने वाली राशि आयकर से मुक्त हो। जो विद्यालय शिक्षा का प्रसार ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाए। माध्यमिक स्कूलों के लिए निःशुल्क जमीन की व्यवस्था की जाए। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के दोष मेरिट्स ऑफ करिकुलम इन सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने तत्कालीन पाठ्यक्रम के निम्नलिखित दोष बताए। यह पाठ्यक्रम सिद्धांतिक और पुस्तकीय है। तत्कालीन पाठ्यक्रम बेझिल, नीरस और परंपरागत है। यह पाठ्यक्रम संकुचित एवं एक मार्गीय है। इस पाठ्यक्रम के द्वारा बालकों की विभिन्न रुचियों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। इस पाठ्यक्रम में परीक्षाओं को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया है। इस पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों की उचित व्याख्या नहीं है, व्यवस्था नहीं है। इस पाठ्यक्रम का छात्रों के सामाजिक व वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम हेतु सुझाव सजेशंस फॉर करिकुलम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए। पाठ्यक्रम वास्तविक जीवन से संबंधित हो। पाठ्यक्रम लचीला हो जिससे छात्र अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सके। पाठ्यक्रम के विषयों का एक दूसरे से संबंध होना चाहिए। पाठ्यक्रम सामाजिक जीवन से संबंधित होना चाहिए जिससे छात्रों को सामाजिक जीवन की महत्वपूर्ण क्रियाओं के संपर्क में लाया जा सके। पाठ्यक्रम स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया जाए। पाठ्य पुस्तकों के संबंध में सुझाव सजेशंस रिगार्डिंग टेक्स्ट बुक्स। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्य पुस्तक के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए। किसी भी विषय की एक पाठ्य पुस्तक की जगह 3 से 4 अच्छी पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन किया जाए जिससे बाल विद्यालयों का एक पुस्तक का चयन करके पाठ्य पुस्तकों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तक समिति का गठन प्रत्येक राज्य में गठन किया जाए। पाठ्य पुस्तकों को जल्दी में बदला जाए। पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करने के लिए नियम बनाए जाए। पुस्तक लेखन के लिए लेखकों को प्रोत्साहित किया जाए। धार्मिक शिक्षा संबंधी सुझाव सजेशंस रिगार्डिंग रिलीजियस एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने धार्मिक शिक्षा के संबंध में लिखित सुझाव दिए। धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था विद्यालयों में की जा सकती है। शिक्षा की व्यवस्था बच्चों के अभिभावकों की अनुमति के बाद दी जाए। यह शिक्षा शिक्षण से पहले या शिक्षण के बाद की दी जाए। धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं किया जा सकता। इसलिए शिक्षा संबंधी सुझाव सजेशंस रिगार्डिंग वुमेन्स एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा के संबंध में सुझाव दिए। बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बालिका विद्यालय खोले जाएँ। बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता हो। शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। गृह विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। परीक्षा एवं मूल्यांकन संबंधी सुझाव सजेशंस रिगार्डिंग एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अनुभव किया कि उस समय प्रचलित परीक्षा प्रणाली से छात्रों का वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो पा रहा। इसलिए आयोग ने इसमें सुधार करने के लिए मुख्य सुझाव दिए। पूरा पाठ्यक्रम समाप्त होने पर एक सार्वजनिक परीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। बाह्य परीक्षाओं की संख्या कम की जाए। शिक्षा की समाप्ति का पूर्ण मूल्यांकन करते समय आंतरिक परीक्षाओं नियमित कार्यों तथा विद्यालय रिकॉर्डों को भी महत्व दिया जाए। मूल्यांकन योग्य शिक्षकों के द्वारा कराया जाए। निबंधात्मक परीक्षाओं की जगह वास्तविक परीक्षाओं को महत्व दिया जाए।
व्यावसायिक शिक्षा संबंधी सुझाव सजेशंस रिगार्डिंग प्रोफेशनल एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। स्कूलों को बहुउद्देशीय स्कूलों में बदला जाए जिसमें विभिन्न हस्तकौशलों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। किसी एक हस्त शिक्षा की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। छात्रों को विभिन्न उद्योगों एवं कारखानों में ले जाना चाहिए जिससे उन्हें विभिन्न उद्योगों से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। व्यवसायों के विषय में सूचना देने के लिए समय समय विद्यालयों में जीवनोपार्जन सम्मेलन, कैरियर कॉन्फ्रेंसेज का आयोजन किया जाना चाहिए। स्कूलों का पाठ्यक्रम व्यवसाय एवं तकनीकी शिक्षा और अध्यापक प्रशिक्षण संबंधी सुझाव सजेशंस रिगार्डिंग टीचर्स ट्रेनिंग। माध्यमिक शिक्षा आयोग अध्यापक प्रशिक्षण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार। 2 प्रकार के अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए। निम्न माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की अवधि 2 साल हो तथा योग्य हायर सेकेंडरी को माध्यमिक शिक्षकों के लिए इसके प्रशिक्षण की अवधि तो 1 साल की हो, परंतु आगे चलकर इसको 2 साल कर दिया जाए। प्रवेश के लिए योग्यता स्नातक हो। प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दोनों को बराबर महत्व दिया जाए। अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में योग्य विद्यार्थी को ही प्रशिक्षित किया जाए। प्रशिक्षणार्थी से किसी भी प्रकार का शुल्क न लिया जाए। प्रांतीय सरकार की ओर से छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए। छात्र अध्यापकों को कम से कम 2 अतिरिक्त पाठ्यक्रमों क्रियाओं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का भी प्रशिक्षण दिया जाए। समय समय पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण, रिफ्रेशर कोर्सेज, व्यवहारिक प्रशिक्षण, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आदि की भी व्यवस्था प्रशिक्षण संस्था में कराई जाए। प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अनुशासन को महत्व दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा आयोग के गुण। मेरिट्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालिया आयोग के प्रमुख गुण एवं संस्थाएं निम्नलिखित है। शिक्षा का स्तर सुधारने संबंधी सुझाव। आयोग ने शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए प्रत्येक राज्य में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड एवं माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड के गठन का सुझाव दिया। विद्यालयों का समय समय पर निरीक्षण का भी सुझाव दिया। ये सभी सुझाव अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए। अनुकूल उद्देश्यों का निर्माण। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए। उनमें छात्रों के शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, मानसिक, चारित्रिक, व्यावसायिक तथा अच्छे नागरिक बनने के सभी गुण विद्यमान थे। रुचिकर शिक्षण विधियों का निर्माण। आयोग ने 13 शिक्षण विधियों के स्थान पर रुचिकर शिक्षण विधियों के प्रयोग का सुझाव दिया जिससे छात्र शिक्षण में रुचि ले। इससे छात्रों में शिक्षण के प्रति रुचि का विकास। पाठ्यक्रमों के संबंध में सुझाव। आयोग ने पाठ्यक्रम को व्यापक बनाकर इसे सहसंबंध के सिद्धांत विकसित करने का सुझाव दिया। पाठ्यक्रम में साक्षर क्रियाओं को भी शामिल करने का सुझाव दिया गया जो पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक सिद्ध हुए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। किसी भी देश में शिक्षा का माध्यम उस देश की मातृभाषा होनी चाहिए। आयोग ने माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाने का सुझाव दिया जो एक महत्वपूर्ण कदम था। माध्यमिक शिक्षा आयोग के दोष। डिमेरिट्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालिया आयोग के प्रमुख दोष अथवा सीमाएं निम्नलिखित हैं। पाठ्य विषयों की अधिकता। आयोग ने माध्यमिक स्तर पर जो विषय पढ़ाने के लिए कहा उनकी संख्या अधिक थी जिससे बालकों को शिक्षा एक बोझ लगने लगी। स्पष्ट सुझाव। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संगठन के संबंध में स्पष्ट सुझाव दिए जिसके कारण उन्हें लागू करने के बाद दोबारा से उन पर विचार करना पड़ा। इससे परेशानियाँ ही उत्पन्न हुई। भिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम। आयोग ने माध्यमिक स्तर पर 7 वर्गों का निर्माण किया और उसमें कुछ विषय समान रखे। कुछ विषयों को 2 या 2 से अधिक वर्गों में भी रखा गया। यह विभाजन अर्थहीन था। अंग्रेजी के विषय में उचित सुझाव। अंग्रेजी को अनिवार्य भाषा के रूप में स्थान दिया गया तथा वैकल्पिक विषयों में भी ये समझ से परे है कि आयोग आखिर अंग्रेजी के विषय में क्या करना चाहता था। वह साध्य बहुउद्देशीय स्कूल। आयोग ने बहुउद्देशीय स्कूल को खोलने का सुझाव दिया। इस स्कूल में विभिन्न कौशल की शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव दिया गया। आयोग ने इस पर होने वाली व्यय का अनुमान नहीं लगाया। भारत जैसे गरीब देश में इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करना असंभव प्रतीत होता है। आयोग ने यदि इस पर गहनता से विचार किया होता तो वह कभी भी इस प्रकार का सुझाव नहीं देता। माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों का अभाव। इम्पैक्ट ऑफ रिकमेंडेशंस ऑन द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालिया आयोग के सुझावों का यह प्रभाव पड़ा कि केंद्र में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया जो पूरे देश की माध्यमिक शिक्षा संबंधी समस्याओं का विचार करके उनका समाधान करता। सामान्य विज्ञान का अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया। मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया था जिससे माध्यमिक शिक्षा का प्रसार हुआ। शिक्षकों के वेतनमान से व शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार हुए जिससे योग व्यक्ति इस व्यवसाय की ओर आकर्षित हुए। माध्यमिक विद्यालयों में एनसीसी की व्यवस्था कर दी। कुछ प्रांतों में प्रांतीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श सुविधाएं प्राप्त कराई गई। परीक्षा में सुधार होना शुरू हुआ। आयोग की सिफारिशों को लागू करने से कुछ हानियाँ भी हुई जैसे 5 जमा 3
5 जमा 6 जमा 3 शिक्षा संरचना लागू करना बेकार साबित हुआ। दोबारा में से 10 जमा 2 जमा 3 शिक्षा संरचना की लागू शिक्षा संरचना ही लागू करनी पड़ी। इसके अतिरिक्त माध्यमिक स्तर की पाठ्यक्रम बोझिल होने से पाठ्यक्रमों की व्यवस्था में बहुत अधिक धनराशि व्यय हुआ है, परंतु इससे कोई लाभ कुछ भी नहीं हुआ। सबके लिए शिक्षा का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। सबके लिए शिक्षा का अर्थ मीनिंग ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। सबके लिए शिक्षा एजुकेशन फॉर ऑल पर में निम्नलिखित तथ्य निहित है। 6 से 17 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को सार्वभौमिक बनाया जाए, उनका विद्यालयों में नामांकन किया जाए और प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक उन्हें विद्यालय में रोके रखा जाए। अधिक से अधिक प्राथमिक शिक्षा संस्थाएं खोली जाए जिससे इस आयु के वर्ग का कोई भी बच्चा शिक्षा की सुविधा से वंचित न रहे। 15 से 35 वर्ष तक की आयु के बच्चों वर्ग के लोगों को शिक्षित शिक्षित किया जाए। कई बार 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का विद्यालय में नामांकन नहीं हो पाता। यदि नामांकन होता भी है तो वे प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले विद्यालय छोड़ देते हैं। अतः उनके लिए सबके लिए शिक्षा की दृष्टि से आवश्यक है कि उन्हें निरौपचारिक शिक्षा देने के साथ साथ 15 से 35 वर्ष की आयु के वर्ग के वयस्कों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम बनाए जाए। मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए भी आवश्यक है कि 40 से 45 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोगों को भी सबके लिए शिक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। आज स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो रहा है जिससे व्यक्ति की औसत आयु दर बढ़ रही है और यही नहीं औद्योगिक विकास के कारण विभिन्न कार्यों में लगे व्यक्तियों के पुनः प्रशिक्षण की आवश्यकता भी बढ़ गई है। इसलिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत 40 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के सभी लोगों को लाना जरूरी है। इस तरह जब हम आयु वर्ग दृष्टि से सबके लिए शिक्षा की बात करते हैं तो हमारा 100% साक्षरता नहीं है, इसके अंतर्गत नहीं होता है। इसके अंतर्गत केवल 70 से 75% संख्या को सम्मिलित किया नहीं आवश्यक है। यह जनसंख्या भी घनी आबादी वाले विकसित देशों के लिए बहुत बड़ी है। अगर सबके लिए शिक्षा का अर्थ है 40 से 45 वर्ष आयु के सभी वर्ग के लोगों को वो भी आवश्यक शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना। सबके लिए शिक्षा प्रत्येक का अर्थ यह भी है कि समाज के उन सभी वर्गों तथा शिक्षा सुविधाएं पहुँचाई जाए जो अब तक के नागरिकों से किन्हीं कारणों से इससे वंचित रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय समाज के निम्नलिखित वर्गों को शिक्षित करना इस कार्यक्रम में सम्मिलित है। पीछे जातियों की शिक्षा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लोगों को विशेष शैक्षिक सुविधाएं देकर उनमें साक्षरता लाना। संपूर्ण शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा, अनुसूचित जातियों में सबके लिए दिल्ली में सबके लिए शिक्षा विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संघ यूनेस्को के महानिदेशक फेडरिको मेयर ने कहा, लड़कियों को शिक्षा उपलब्ध कराना आज का सबसे महत्वपूर्ण तत्कालिक मुद्दा। विकलांगों की शिक्षा, औरतों की दृष्टि से पिछड़े वर्गों की शिक्षा। इस विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि सबके लिए शिक्षा का 6 से 14 वर्ष की आयु के समाज के सभी वर्गों के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना तथा 15 से 45 वर्ग की आयु के सभी बच्चों के लिए लोगों को विभिन्न औपचारिक और अनौपचारिक माध्यमों से शिक्षित करना। सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य मूल बाधाओं को दूर करना भी है जिनके कारण समाज के कुछ वर्गों के लोग शिक्षा सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। अतः इस कार्यक्रम की दृष्टि से यह जरूरी है कि इन बच्चों के लिए न केवल निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए अपितु उन्हें निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, विद्यालय यूनिफॉर्म, अन्य शैक्षिक सामग्री का दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाए। शिक्षा में परिमाणात्मक ही नहीं गुणात्मक सुधार लाना भी इसका लक्ष्य है। सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयास नेशनल लेवल टू अचीव द गोल ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। भारत में सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं। भारत के संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं संपूर्ण देश में राष्ट्रीय साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है और 15 से 35 वर्ष के लोगों को शिक्षित करने के लिए रचनात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़े महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष शैक्षिक सुविधाओं का प्रबंध किया जा रहा है। निर्धन माता पिता को अपने बच्चों को विद्यालय में भेजने की प्रेरणा देने के लिए विद्यालयों में दोपहर की भोजन की योजना शुरू की गई है। उनके लिए निःशुल्क शिक्षा, स्कूल यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तक व अन्य शिक्षा सामग्री की व्यवस्था की जा रही है। दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा को सभी जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय
स्तर पर किए जा रहे प्रयास। Efforts made being made at international level to achieve the goal 1990 का वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष के रूप में मनाया गया। इसका उद्देश्य विश्व में सबके लिए शिक्षा का प्रबंध करना था। मार्च 1990 में थाईलैंड जोमतियन में सबके लिए शिक्षा विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसमें विश्व के सभी देशों का आह्वान किया गया कि वे शताब्दी के अंत तक सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कारगर कदम उठाए। परिणाम यह हुआ कि विश्व स्तर पर शैक्षिक आंदोलन हुआ। इसके कुछ अनुकूल प्रभाव भी देखने को मिले। इसी प्रकार 16 दिसंबर 1993 को सबके लिए शिक्षा विषय पर विश्व के 9 जनसंख्या वाले देशों का दिल्ली में सम्मेलन हुआ। इसमें भाग लेने वाले देशों ने यह संकल्प लिया कि वे सन 2000 तक सभी बच्चों के लिए बेसिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध करने का प्रयत्न करेंगे। यही नहीं, बेसिक शिक्षा के कार्यक्रम में गुणात्मक सुधार लाने और इसे बदलते समय की मांग के अनुरूप बनाने की प्रतिज्ञा भी की गई। सम्मेलन में यह संकल्प व्यक्त किया गया कि सबके लिए शिक्षा के अंतर्गत बच्चों के अतिरिक्त युवकों व पौधों को भी बेसिक शिक्षा के दायरे में लाया जाएगा। इन देशों ने कहा कि ये शिक्षा के क्षेत्र में लिंग, आयु, धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर व्याप्त असमानताओं को दूर करेंगे, जिससे बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लोग शिक्षा से लाभान्वित हो सकें। दिल्ली घोषणा पत्र को लागू करने के लिए जो कार्य योजना बनाई गई उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं। आरंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। बच्चे व विद्यालय के बीच की दूरी समाप्त करने के लिए छोटी मल्टीग्रेड स्कूल खोला जाए, शुरू करना। विभिन्न पिछड़े वर्गों के लिए लचीला निरौपचारिक शैक्षिक कार्यक्रम बनाना। दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा देना। इस सम्मेलन में कहा गया कि दिल्ली घोषणा पत्र के क्रियान्वयन की समीक्षा भाग लेने वाले देशों में अपने अपने स्तर पर करें और यह आशा व्यक्त की गई कि यदि सभी देश आर्थिक प्रयास करें तो इस शताब्दी के अंत तक सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं होगा। यद्यपि भारत इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, भारत में यद्यपि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं, पर विगत शताब्दी के अंत तक हम इसे पूरा नहीं कर पाए। यही कारण है कि इसे प्राप्त करने के समय सीमा को और आगे बढ़ा दिया गया है। भारतीय समाज में जाति, धर्म, भाषा, धर्म एवं क्षेत्र आधारित विविधताओं पर प्रकाश डालिए तथा उस समस्याओं से परिचित कराइए। भारतीय समाज में विविधता और उसके शैक्षिक निहितार्थ बताइए। भारतीय समाज की विविधता का भारत के विषय में कहा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, भाषी तथा विशेष क्षेत्रों को महत्व प्रदान करने वाले लोग रहते हैं। भारतीय समाज इस आधार पर एक विभिन्नतापूर्ण समाज है। भारतीय समाज की इस विविधता को हम लिखित बिंदुओं के माध्यम से रेखांकित कर सकते हैं। जातीय विविधता, कास्ट रिलेटेड डाइवर्सिटी। भारतीय समाज जातियों का देश है। जाति शब्द का प्रयोग सामान्यतः दो अर्थों में किया जाता है, कभी कभी वर्ग के अर्थ में और कभी कभी जाति के अर्थ में। वर्ण में या जाति वर्ण से या कार्य कर विभाजन के वर्गीकरण के आधार पर भारतीय हिंदू समाज के 4 वर्गों में विभाजन को पता चलता है। ये वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिनके क्रमशः शिक्षण, प्रतिरक्षा, व्यवसाय तथा दासोचित सेवा जैसे अपने अपने विशिष्ट व्यवसाय है। वर्ण का सोपानात्मक संगठन भरतपुर भारत में मान्य है। जाति के वंशानुगत अंतर्विवाहित प्रतिस्थिति असमोजित का एक विशिष्ट पारस्परिक पेशा है। भारत में 3900 से अधिक जातियाँ हैं। पद क्रम की दृष्टि से उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से निर्धारित किया जाता है। प्रजाति व्यवस्था का प्रचलन केवल हिंदुओं तक ही सीमित नहीं, जातिगत विचारों की मान्यता मुस्लिम, ईसाई, सिख जैसे अन्य समुदायों में भी पाई जाती है। मुसलमानों में सिख, सैयद, मुगल तथा पठान आदि की क्रम होता है। इसके अतिरिक्त मुसलमानों में तेली, धोबी, दर्जी जैसी जातियाँ भी पाई जाती है। इस प्रकार भारत में ईसाइयों के बीच भी जातिगत चेतना कोई नई बात नहीं समझी जाती, क्योंकि भारत में बहुत बड़ी संख्या में हिंदू धर्म से परिवर्तित करके लोग ईसाई बने। अतः इन ईसाइयों ने अपनी जाति व्यवस्था की भावना को एक सीमा तक बनाए रखा है। सिखों में भी अनेक जातियाँ विविधता के उपयुक्त मुख्य लक्ष्यों के आधार मुख्य रूपों के अलावा हमारे बीच कई प्रकार की विविधताएं भी हैं। सही जनजाति, ग्रामीण, शहरी, धार्मिक और क्षेत्रीय रीति रिवाज पर आधारित विवाह और नातेदारी व्यवस्था, सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता, दर्शनीय बल्कि ऐसी ही अनेक रूप वाली विविधता है। भाषाई विविधता, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। G.A. पियर्सन
ने भाषा परीक्षण करके पता लगाया कि भारत में 179 भाषाएँ तथा 544 बोली जाती है दूसरी तथा और 1971 की जनगणना में 1652 भाषाएँ रिपोर्ट की गई है जो मातृभाषा के रूप में बोली जाती है। ये सभी जनसंख्या के प्रतिशत से भी कम लोगों द्वारा बोली जाती है। स्पष्ट है कि भारत में कितनी अधिक भाषाई विविधता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में केवल 15 भाषाएँ ही सूचीबद्ध है। यह भाषाएँ असमिया, बंगाला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इन भाषाओं में हिंदी हमारी कुल जनसंख्या के 29.65% व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है। बंगला, तेलुगु और मराठी लगभग 8%, तमिल व उर्दू क्रमशः 6.87 और 5.22% जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। शेष भाषाएँ 5% से कभी कम जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। उपयुक्त संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा 2 भाषा परिवारों की भारतीय, आर्य तथा द्रविड़ मलयालम, कन्नड़, तमिल और तेलुगु 4 प्रमुख द्रविड़ भाषाएँ आर्य परिवार की भाषाएँ भारत की कुल जनसंख्या के 75% व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है, जबकि द्रविड़ परिवार की भाषाएँ 20% जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। इस भाषा में भी हमारे बीच का एक संपर्क भाषा रही है। यद्यपि समय पर इसमें विभिन्नता पाई जाती रही। प्राचीन काल में हमारे देश में संस्कृत संपर्क भाषा थी। मध्यकाल में अरबी या फारसी तथा वर्तमान समय में हमारे बीच हिंदी और अंग्रेजी राज्य की भाषा। धार्मिक विविधता, रिलीजियस डाइवर्सिटी, भारत अनेक धर्मों की भूमि यही है। यहाँ हमें अलग अलग धर्मों और मतों के अनुयायी मिलते हैं। विशेषतया इनमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। हिंदू धर्म भारत का प्रमुख धर्म है। 1981 की जनगणना के अनुसार यह कुल जनसंख्या का 82.64%। दूसरे स्थान पर इस्लाम धर्म है जिसकी मानने वालों का प्रतिशत 11.35 है। इसके बाद ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का स्थान आता है जिसके मानने वाले क्रमशः 2.43%, 1.6%, 0.71% और 0.48%। इसके अतिरिक्त प्रत्येक धर्म के अंतर्गत धार्मिक संप्रदाय होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में कई संप्रदाय जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन आदि। विगत दिनों में राधा स्वामी, साईं बाबा जैसे कुछ अन्य पंथ उत्पन्न हुए हैं। उसी प्रकार इस्लाम धर्म, शिया धर्म और सुन्नी में सिख धर्म, नामधारी और निरंकारी में जैन धर्म, पैगम्बर और किताबों और बौद्ध धर्म, हीनयान व महायान में बटे हुए हैं। हिंदू और मुस्लिम भारत के प्रायः सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अन्य अल्पसंख्यक धर्मावलंबियों के अपने अपने विचार क्षेत्र दक्षिण भारत के 3 राज्यों केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में तथा उत्तर पूर्व के नागालैंड और मेघालय राज्यों में ईसाई धर्म की बहुत ही मजबूत स्थिति है। सिख मुख्यतः पंजाब में व महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अधिकांश शहरी केंद्र में पाई जाती है। क्षेत्रीय विविधता, रिलीजियस डाइवर्सिटी, भारत में अनेक प्रांत है। प्रत्येक प्रांत की जलवायु, जीने और उनकी भौगोलिक विशेषताएं दूसरे से अलग है। कुछ क्षेत्रों के प्राकृतिक दृष्टि से समृद्ध होने के कारण यहाँ के लोग सब प्रकार की सुविधाओं से युक्त जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ क्षेत्रों में लोगों को प्रकृति से संघर्ष करना पड़ता है। कुछ क्षेत्र संपन्न है तो कुछ गरीब। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का रहन सहन, बोलचाल, खान पान, रीति रिवाज तथा धर्म कर्म एक दूसरे से भिन्न। यह स्पष्ट है कि भारत में क्षेत्रीय विविधताएं भी प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है। भारतीय विविधता के दुष्प्रभाव, भारत में मान्यता पाई जाने वाली जाति, भाषा, धर्म और क्षेत्रीय आधारित विविधता के निम्नलिखित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। भारतीय संस्कृति की उपेक्षा। आज हम भारतीय संस्कृति की उपेक्षा आज हम भारतीय अपनी प्रांतीय संस्कृति को बढ़ावा देने में लगे। हर व्यक्ति अपनी संस्कृति को अच्छा समझता है तथा अन्य संस्कृति को नीची निगाह से देखता है। पंजाब में रहने वाले अपनी पंजाबी को संस्कृति को अच्छा समझता है तो हरियाणवासी हरियाणवी को इससे अपनी आपसी सद्भावना को ठेस पहुँचती है। क्योंकि ऐसा सोचते हुए हम भूल जाते हैं कि हम सब एक ही संस्कृति के हैं और वह है भारतीय संस्कृति। संकुचित दृष्टिकोण का विकास। इन विविधताओं ने हमें भारत के दृष्टिकोण को संकुचित बना दिया। हम अपनी जाति, धर्म और तथा हम अपनी भाषाओं से ऊपर उठकर कुछ सोच ही नहीं सकते, जबकि हमारी संस्कृति अब सभी संस्कृति की अच्छी बातों को लेकर विकसित हुई। मूल्यों में गिरावट, विविधताओं से विकसित हुई संकुचित दृष्टिकोण से आज हमारा नैतिक पैतन कर दिया। हमारी सोच इतनी संकुचित हो गई है कि हम अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए दूसरों को हानि पहुँचाने से भी नहीं हिचकिचाते। देश के विभिन्न भागों में जाति, धर्म, प्रांत तथा भाषा के नाम पर हो रहे झगड़े, दंगे और रक्तपात इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारे भारतीय मूल्यों में निरंतर गिरावट आती जा रही। संकुचित क्षेत्रीयता का विकास। भारतीय सामाजिक विविधताओं ने लोगों में संकुचित क्षेत्रीयता का विकास किया। यही कारण है कि देश के कई
राज्य में कई बार विभाजन हुआ है। हरियाणा, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश इसी भाव के कारण बने हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन भी इसी का परिणाम था। अलगाव की प्रवृत्ति को बढ़ावा, विविधताओं का एक पूरा प्रभाव देश के विभिन्न भागों में पनपती अलगाव की प्रवृत्ति के रूप में देखा जा सकता था। भाषा तथा धर्म आदि को आधार पर अलग अलग स्वतंत्र राज्यों की मांग बढ़ती जा रही। पंजाब में धर्म के नाम पर अलग राज्य खालिस्तान की मांग को लेकर काफी समय तक चलता रहा। खूनी आंदोलन इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस आंदोलन ने सारे देश के वातावरण को भयावह तक समुद्र बना दिया है। इस प्रकार की अलगाव की प्रवृत्ति और भी कई राज्यों में देखने को मिलती है। भाषा समस्या, भाषा में भारतीय भाषा समस्या भी काफ़ी जटिल हुई है। यदि हिंदी हमारी राजभाषा, फिर भी अंग्रेजी भाषा हमारे देश पूर्व की भाषा बनी। विभिन्न राज्यों में भाषा को लेकर आज़ादी के बाद से ही अनेक विवाद कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इन दुष्प्रभावों से कैसे दूर किया जाए। इनका सर्वश्रेष्ठ साधन शिक्षा है। शिक्षा के द्वारा हम अपने बच्चों को सब भारतीयता के भाव का बोध करा सकते हैं। अपनी राष्ट्रीय एकता हो इतनी विविधताओं के होते हुए भी बनाए रख सकते हैं। भाषा समस्या, भारत में भाषा समस्या भी काफ़ी जटिल बनी हुई है। यदि हिंदी हमारी राजभाषा, फिर भी अंग्रेजी हमारे पूर्व की भाषा बनी हुई। विभिन्न राज्यों में भाषा को लेकर आज़ादी के बाद से ही अनेक विवाद रहे हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि इन दुष्प्रभावों को कैसे दूर किया जाए। इनका सर्वश्रेष्ठ साधन शिक्षा है। शिक्षा के द्वारा हम अपने बच्चों को भारतीयता के भाव का बोध करा सकते हैं। अपनी राष्ट्रीय एकता को इतनी विविधताओं को होते हुए भी बनाए रख सकते हैं। भारतीय सामाजिक विविधता के शैक्षिक निहितार्थ अथवा शिक्षा द्वारा विविधता में एकता के भाव का बोध कराने के उपाय शैक्षिक निहितार्थ उपाय विकसित हो सकते हैं। शिक्षा के उद्देश्य सब एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य निश्चित किए जाए जिनसे बच्चों को भारतीयता की भावना का बोध हो सके। इसके लिए शिक्षा द्वारा हमें बच्चों को उनकी प्राचीन संस्कृति के बारे में जानकारी दे सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि इन संस्कृति का विकास कैसे हुआ। इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य सांस्कृतिक विकास, राष्ट्रीयता की भावना, प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास करना निश्चित किया जा सकता है। इससे बच्चों को अपने मतभेद को भुलाकर मिलजुल कर रहने की प्रेरणा मिल सकेगी। शिक्षा का पाठ्यक्रम, करिकुलम ऑफ एजुकेशन, पाठ्यक्रम में ऐसे विषय रखे जाएँ जो कि बच्चों को विविधता में एकता की भावना का बोध कराएं। भाषा, लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा हिंदी सभी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से पढ़ाई जानी चाहिए। संस्कृत हमारी संस्कृति का आधार जाता है। इसकी शिक्षा व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रीय भाषाओं, अंग्रेजी भाषा के शिक्षण की सुविधा भी हो, जिससे बच्चे अपनी इच्छा से किसी भी भाषा को सीख सकें। इतिहास के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत विकास में किन राजाओं और सभ्यताओं के लिए इतिहास के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विकास में किन राजाओं व नेताओं सभ्यताओं ने योगदान दिया, यह बताया जा सकता है कि इससे बच्चों को यह जानकारी मिल सकती है कि हर जाति व धर्म भारत ने भारतीय संस्कृति को कुछ न कुछ दिया। और आज जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर, भूगोल के द्वारा बच्चों को भारत की भौगोलिकता की जानकारी दी जा सकती है। उन्हें यह बताया जा सकता है कि यद्यपि हम अलग अलग राज्यों में रहते हैं, पर प्रत्येक राज्य किसी न किसी रूप से दूसरे पर निर्भर है। हमारी यह आपसी निर्भरता हमें एक दूसरे के सूत्र में बांधती है। नागरिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, इसके अंतर्गत बच्चों को यह बताया जा सकता है कि हम सब भारत के देश के नागरिक हैं। हमारी संविधान एक है और हम एक ही राष्ट्रभाषा, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय चिन्ह है। हमारा संविधान एक है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय चिन्ह है। हम सभी एक ही प्रजातांत्रिक, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था के नागरिक कहता है। हमें स्वयं को इसका अच्छा नागरिक सिद्ध करना चाहिए। कला, आर्ट, इसके माध्यम से बच्चों को यह बोध कराया जा सकता है कि भारत में जो विभिन्न कलाओं के विकास देखने को मिल रहे हैं, उनमें विभिन्न ऐतिहासिक गुरु की देन, विज्ञान, साइंस के अंतर्गत बच्चों को यह बताया जाए कि हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों ने विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया को कितनी महत्वपूर्ण देन दी है। आज भी हमारे वैज्ञानिक किसी से पीछे नहीं है। यह वैज्ञानिक अलग अलग राज्यों में रहने वाले हैं तथा अलग अलग संस्कृतियों से संबंध बनाए रखने वाले हैं। इस प्रकार इन विभिन्न विषयों का ज्ञान बच्चों को विविधताओं के होते हुए देश में एकता बनाए रखने के लिए प्रेरित कर सकता है।
पाठ्यक्रम सहभागी गतिविधियाँ, सहकारी गतिविधियाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, पाठ्यक्रम सहभागी गतिविधियों का आयोजन, इसमें काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकता है। कुछ मुख्य गतिविधियाँ इस प्रकार प्रतियोगिताएँ विद्यालयों में भाषावाद विवाद तथा निबंध लेखन जैसे प्रतियोगिता आयोजित की जाए और इनके विषय भारत की विविधता में एकता का बोध कराने में सहायक। विस्तार भाषण भारत में से ऐसे व्यक्तियों को बाहर से ऐसे व्यक्तियों को आमंत्रित करके उनके भाषण कराए जाए जो भारतीय संस्कृति में गहरी पहुंच रखते हों। प्रदर्शनियाँ लगाई जाए जो विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाली भ्रमण, छात्रों को समय समय पर भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण करने के लिए ले जाया जाए जो सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। बाहर से ऐसे व्यक्तियों को आमंत्रित करके उनके भाषण कराए जाएँ जो भारतीय संस्कृति में गहरी पहुंच रखते हो। प्रदर्शनियाँ लगाई जाए जो विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक विशेषताओं को चित्रित करने वाली हो। भ्रमण, छात्रों को समय समय पर भारत के उनके विभिन्न भागों में भ्रमण के लिए ले जाए जो सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। NCC तथा NSS के अंतर्गत शिविर लगाकर बच्चों को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी जा सकती है। अध्यापक का दृष्टिकोण होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। बच्चों के सामने सभी संस्कृतियों के प्रति आदर भाव रखने का आदर्श प्रस्तुत करते था। अपना विषय पढ़ाते समय इस बात पर विशेष बल दें कि भारत में इतनी विविधताओं के होते हुए भी कैसे एकरूपता है और हम इस एकता को कैसे बनाए रख सकते हैं। ऊपरी विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षा के द्वारा बच्चों को विविधता में एकता की भावना का बोध करना बहुत अच्छी प्रकार से कराया जा सकता है, लेकिन ऐसे तभी संभव हो सकेगा जब हम नियोजित ढंग से कार्य करेंगे। थैंक यू।